ट्रांसफर ऑफ फ्लैट, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, रिकवरी ऑफ ड्यूज, रेरा व मोफा जैसे महत्वपूर्ण विषय हो या आपकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट, बेस्ट व लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं महासेवा और प्रभु एसोसिएट की एक्सपर्ट टीम से। हमारे फोन नंबर है 02242551414। दोस्तों, इस खूबसूरत लाइन के साथ में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे पार्टिसिपेंट है, जिंदगी में किसी का साथ काफी है, जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है, दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, दूर या पास क्या फर्क पड़ता है, वेबिनार पर बने रिश्तों का एहसास काफी है, वेबिनार पर बने रिश्तों का एहसास काफी है। दोस्तों, इस खूबसूरत लाइन के साथ में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज के वेबिनार में क्या है खासियत, सब बताना चाहूंगा मैं। ज्वलंत विषय है, हॉट टॉपिक है, चैलेंजेस इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इलेक्शन। इलेक्शन दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हर एक की जिंदगी में। जीवन के राजनीतिक जो जीवन है, पॉलिटिकल, उन लोगों के लिए जीवन में तो होता है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में भी जिनका रीडेवलपमेंट होना है उनके लिए, और जिनकी जर्जर इमारत है या रीडेवलपमेंट में कोरोना के कारण इलेक्शन नहीं हो पाए, तो वे 8 ज्वलंत विषय हमने लिया है, जिसपे आज हमारे कीनोट स्पीकर है सीए रमेश प्रभु जी, चेयरमैन महासेवक है, और श्री सीताराम राणे जी चेयरमैन है थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के, और महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन को भी नेतृत्व करते हैं। श्री प्रकाश दरेकर जी हैं, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन है। श्री विनोद संपत साहब हैं, एडवोकेट हैं, और श्री डीएस वडेर साहब हैं, एडवोकेट। श्री प्रसाद परब साहब हैं, श्री प्रसाद परब साहब एडवोकेट, वो जुड़ेंगे कुछ समय में। और मैं इनवाइट करता हूँ हाउसिंग गुरु और महासेवा के चेयरमैन ये रमेश प्रभु जी को। रमेश प्रभु जी, सभी का स्वागत करें। थैंक यू सुनील शर्मा जी, मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज का विषय जो है चैलेंजेस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इलेक्शन। हमारे साथ प्रकाश दरेकर जी मौजूद है। मुझे लगता है कि प्रकाश दरेकर जी को अपना शुरुआत करने दीजिए। मैं उनका स्वागत करता हूं और प्रकाश दरेकर जी को विनंती करूंगा, प्रकाश दरेकर जी, आपण इलेक्शनच्या बाबतीत आता 1 सप्टेंबर 2021 पासून सुरुवात होणार आहे, त्या बाबतीत आपण आपल्या लोकांना मार्गदर्शन करावं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। प्रकाश दरेकर साहब हमारे साथ मौजूद है। अनुज है श्री प्रवीण भाव दरेकर जी के, जो विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता है, महाराष्ट्र की आवाज है। प्रवीण भाव दरेकर, जो नाम सुना होगा आपने, अभी नारायण राणे या फिर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बिजी हैं। उनका भी आने का था, लेकिन कुछ कारण से प्रवीण भाव दरेकर नहीं आ पाए, लेकिन उनके अनुज और मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, प्रकाश भाव दरेकर। उनका मैं स्वागत करता हूँ, इनवाइट करता हूँ उनको। तमाम जो हमारे साथ अच्छे कीनोट स्पीकर जुड़ेंगे, आपको नॉलेज देंगे। दोस्तों, ये तमाम जो लोग हैं, प्रभु सर हो, प्रकाश दरेकर जी हो, विनोद संपत साहब हो, श्याम सुंदर बोबना जी हो, डीएस वडेर साहब हो, श्री प्रसाद परब साहब हो, और ये सब सीताराम राणे जी, ये मुंबई महाराष्ट्र की हाउसिंग जो हाउसिंग क्षेत्र है, सहकार क्षेत्र, उसमें आवाज उठाने वाले हर एक स्टेक होल्डर की तरफ से। दोस्तों, तो इनका मैं स्वागत करता हूं तमाम लोगों का, और प्रकाश दरेकर जी को इनवाइट करूंगा। इस खूबसूरत लाइन के साथ में उनका स्वागत है। हमारे जो तमाम अतिथि है, तमाम स्पीकर है, अगर गुमनाम है कोई, इन्हें एक नाम मिल जाए। अगर गुमनाम है कोई, इन्हें एक नाम मिल जाए, मिले साथ जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। दोस्तों, मिले साथ जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को अगर जो आपसा घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए। दोस्तों, मेरा मतलब है सुदामा जो हमारी जनता है, हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली, और तमाम आप जो लोग जो एक्सपर्ट हैं, प्रकाश दरेकर जी को तमाम लोग घनश्याम की तरह ट्रीट करें, उन्हें राहत दें, और राहत देते हुए उनके जो इश्यूज है वो आगे लेकर आए, ताकि उनको एक सुदामा की तरह जो जनता है वो आप में श्री कृष्ण घनश्याम देखे। इसी लाइन के साथ में मैं प्रकाश भाव दरेकर जी को इनवाइट करता हूँ। प्रकाश दरेकर जी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन है। प्लीज वेलकम प्रकाश दरेकर जी। नमस्कार, मेस्वा महाराष्ट्र सोसायटी वेलफेयर असोसिएशन, FGMR फेडरेशन, ग्रेटर मुंबई रेसिडेंट, MNS मीडिया न्यूज सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड आयोजित चॅलेंज इन कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी इन इलेक्शन या विषयातील परिसंवादामध्ये उपस्थित सहकाराचे गाडे अभ्यासक, गृहनिर्माण चळवळीमध्ये
सातत्यानं काम करणारे मेस्वाचे सर्वेसर्वा CA सीताराम राणे साहेब, मुंबई हाऊसिंग फेडरेशनचे सचिव ॲडव्होकेट DS वडेर, सहकारातील गृहनिर्माण चळवळी आणि सहकाराविषयी गाडे अभ्यासक ॲडव्होकेट विनोद संपतजी, ॲडव्होकेट प्रकाश परबजी, श्यामसुंदर बुबनाजी, MS मीडियाचे चीफ एडिटर आमचे मित्र सन्माननीय सुनील शर्माजी, गृहनिर्माण चळवळीमध्ये काम करणारे सर्व मान्यवर, उपस्थित बंधू भगिनींनो, खरं तर महाराष्ट्रातील 250 पेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका कार्यक्रम राबवण्याबाबत त्या संबंधित जे आवाहन उभे आहेत त्या अनुषंगानं आजच्या ह्या सेमिनारमध्ये आपण संवाद साधणार आहोत आणि ह्या सेमिनारमध्ये आपल्याला अनेक तज्ञ लोक मार्गदर्शन करणार आहे. आपल्याला कल्पना आहे महाराष्ट्र हे प्रगतीशील राज्य असून मुळात महाराष्ट्राची प्रगती ही सहकारातून झालेली आहे. सध्या सहकार कायद्यात झालेले बदल तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 97व्या घटना दुरुस्ती रद्दबातल ठरवल्यामुळे सहकार्यातील कार्यकर्त्यांच्या मनात एक संभ्रम निर्माण झालेला आहे. परंतु 97व्या घटना दुरुस्ती नंतर केंद्र सरकारने सदर दुरुस्तीप्रमाणे देशातील त्या राज्याच्या सहकार कायद्यातील 97व्या घटना दुरुस्तीनुसार आवश्यक ते बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुळात महाराष्ट्र सरकारचा सहकार कायदा अगोदरच अस्तित्वात असल्यामुळे 97व्या घटना दुरुस्ती मधील महाराष्ट्र राज्याची सहकारी संस्थांची रचना बघून आवश्यक तेवढ्या सुधारणा 97व्या घटना दुरुस्तीत स्वीकार केलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सध्या असलेला कायदा हा कार्य सहकारी संस्थांना लागू पडतो. आजच्या चर्चासत्रातील विषय हा 250 पेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांचे निवडणूक कार्यक्रम राबवण्याचे आहे. हे एक आव्हानच आहे. महाराष्ट्रातील एकूण गृहनिर्माण संस्थांचे प्रमाण बघता 80% गृहनिर्माण संस्था 250 पेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या संस्था आहेत. 154B हे हाऊसिंगचं नवीन चॅप्टर 23 जुलै 2019 पासून लागू करण्यात आले. सदर हाऊसिंग सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुका घेण्याचे अधिकार संस्था प्रदान करण्यात आले. परंतु गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या 250 पेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे निवडणूक नियम शासनाने प्रसिद्ध केले नव्हते. परंतु 7 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाने राजपत्रात निवडणूक नियम प्रसिद्ध केलेले आहेत. मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील एकूण गृहनिर्माण संस्थांची एकूण संख्या बघता त्यातल्या त्यात मुंबई शहरातील अस्तित्वात असणाऱ्या 35 ते 36 हजार गृहनिर्माण संस्थांपैकी साधारण 28 ते 30 हजार संस्था ह्या 250 पेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या संस्था आहेत व त्यापैकी साधारणपणे 20 ते 22 हजार संस्था आज रोजीच निवडणूक पात्र आहेत. कारण कोविडच्या मध्यवर्ती ज्या कोविड आलं आणि त्या अनुषंगानं आपल्या ह्या निवडणुका शासनानं पुढे ढकलल्यात आणि अनेक निवडणुकीच्या माध्यमातून गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचा कारभार आखणं जिकरीचं होऊन गेलंय. पण निवडणूक नियमानुसार गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक त्या संस्थेतील सहकार कायद्याच्या जाणकार सभासद सुद्धा निवडणूक अधिकारी म्हणून निवडणूक घेऊ शकतो. परंतु निवडणूक घेण्याबाबतचे प्रशिक्षण जिल्हा गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या महासंघात शासनानं सहकार विभागानं अधिकृत केलंय आणि त्या अनुषंगानं मुंबई शहरामध्ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्रशिक्षण सुरू आहे. ज्यास गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना आपल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेची निवडणूक घ्यायची आहे आणि निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करायचं आहे अशाने त्याचा लाभ घ्यावा अशा प्रकारचं ह्या निमित्तानं मी आवाहन करू शकतो. आणि सभासद संस्थांच्या कार्यकारिणीचा सभासद आणि ह्या निवडणुका घेत असताना तो निवडणूक अधिकारी कोण असावा या संबंधीही काही नियम आहेत. तो आपल्या आजच्या करंट कमिटीचा मेंबर नसावा. येणाऱ्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये तो निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असणार नसावा आणि अशा निवडणूक अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून आपण निवडणूक अधिकारी म्हणून प्रशिक्षण देणाऱ्या व्यक्तीला निवडणूक घेण्याचा अधिकार शासनाने दिलेला आहे. आणि त्या संबंधी गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची निवडणुकीची कालावधी संपण्याच्या 60 दिवस आधी अशा गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे सचिव किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या नमुना आय आणि जे रजिस्टर मधील नोंदणी केलेल्या नोंदीनुसार सभासद मतदारांची कच्ची यादी तयार करून ती यादी संस्थेच्या नोटीस बोर्डावर प्रकाशित करतील व त्याची प्रत संबंधित निबंधक कार्यालयाला सादर करतील. तसेच सर्व सभासदांना लेखी स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाद्वारे पाठवण्याच्या व्यवस्था करतील. सदर यादीबाबत
काही आक्षेप व काही हरकती असल्यास त्या सभासदांनी 10 दिवसाच्या आत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात आपली तक्रार सादर करतील व अशा प्राप्त झालेल्या हरकतीवर निवडणूक निर्णय अधिकारी 10 दिवसाच्या आत निर्णय घेतील व संबंधितांना त्याबाबत लेखी कळवून त्यांच्या हरकती निकाली काढून अंतिम मतदार यादी 2 दिवसात प्रसिद्ध करतील. सभासदास आपले मतदानाचे अधिकार सहयोगी किंवा संयुक्त सदस्याला हस्तांतरित करावयाचे असल्यास तसे ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला लेखी स्वरूपात कच्ची यादी प्रदर्शित झाल्यापासून 10 दिवसाच्या आत कळवतील. कंपनी किंवा फर्म किंवा इतर कोणतीही संस्था त्यांच्या संचालक किंवा त्यांच्या फर्मने नियुक्त केलेल्या भागीदारांपैकी एकाचे नाव मतदार म्हणून निवडणूक अधिकाऱ्याला कळवतील. निवडणूक अधिकारी अंतिम यादी प्रदर्शित करून 7 दिवसाच्या आत निवडणुकीचा विविध टप्प्यांचा कार्यक्रम जाहीर करतील. त्यामध्ये भरल्या जाणाऱ्या रिक्त पदांची संख्या आणि आरक्षित पदांची संख्या नोटीसद्वारे नमूद केली जाईल. तसेच निवडणुकीची तारीख, नामनिर्देशन फॉर्म भरण्याची अंतिम तारीख, नामनिर्देशन मागे घेण्याची अंतिम तारीख, विशेष सर्वसाधारण सभेची तारीख, वेळ, ठिकाण इत्यादी बाबींचा समावेश नोटिसीमध्ये केला जाईल. निवडणूक अधिकारी संस्थेची विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करतील जेथे मतदान घेतले जाईल किंवा बिनविरोध निवडणूक जाहीर करेल. निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवाराला सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले जात प्रमाणपत्र निवडणूक अर्ज भरताना सादर करावे लागेल. निवडणूक अधिकारी निवडणुकीसाठी जे चिन्ह असतील ते निर्देशित करतील. डिपॉझिट अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्ग वगळता इतर उमेदवारांसाठी 500 रुपये आणि SC, SC, ST वर्गासाठी 200 रुपये. निवडणूक कार्यक्रमानुसार मतदान पूर्ण झाल्यावर मिळालेल्या वैध मतांची संख्या अवैध मते जाहीर करून यशस्वी उमेदवारांचे नाव जाहीर करेल. एकाच जागेत जर 2 उमेदवारांना समान मते पडल्यास निवडणूक अधिकारी त्यांच्या समक्ष चिठ्ठ्या करून विजयी उमेदवार घोषित केला जाईल. निवडणूक अधिकारी यांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर केल्यापासून 2 दिवसाच्या आत ते संबंधित निबंधक कार्यालयाला लेखी कळवतील. निवडणुकांच्या संबंधित कागदपत्रांची कस्टडी सर्व नोंदी निवडणूक अधिकारी सीलबंद बॉक्समध्ये जतन करून संस्थेचे सचिव किंवा अधिकृत अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करतील आणि ते 6 महिने जपून ठेवणे आवश्यक आहे. जर निवडणूक निर्णय वादग्रस्त अंतिम निर्णय होईपर्यंत जतन केले जाईल. निवडणूक अधिकारी समितीची निवड करण्यासाठी 7 दिवस आधी लेखी नोटीस देऊन तसे कळवेल व ह्या बैठकीत झालेले निर्णय संस्थेच्या मिनिटास पुस्तकात नोंद केली जाईल व तेच संबंधित निबंधकांना कळविले जाईल. मुंबई शहरापुरता विचार करायचा झाल्यास साधारण 20 ते 22,000 संस्थांच्या निवडणुका घेणे म्हणजे साधारण 20 ते 22,000 सभासदांना प्रशिक्षण देऊन सदर निवडणुका सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ देखील आवश्यक आहे. हे जरी मोठे आव्हान असले तरी मला खात्री आहे सहकार खाते, सहकार आयुक्त, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि जिल्हा गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचा महासंघ ही जबाबदारी योग्य रीतीने पार पाडतील. अशी एक मात्र निश्चित सदर शिक्षण प्रशिक्षणामुळे सहकारी संस्थांच्या पदाधिकारी व सभासद यांच्या ज्ञानात भर होईल आणि संस्थेच्या कारभारात सुसूत्रता येण्यास मदत होईल. एकंदरीत आपल्याला कल्पना आहे निवडणूक निर्णय अधिकारी आपण सर्वच लोकप्रतिनिधी गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून काम करता. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया ही आपल्याला ज्ञात आहे, परंतु ती व्यवस्थित सुटीत आणि कायद्याला अधीन राहून व्हावी या माध्यमातून अशा प्रकारचे निर्णय सहकार विभागाने घेतलेत आणि या मुंबई शहरामधला 35 ते 36 हजाराहून जास्त जो गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचा कारभार चालवला जातो त्या अनुषंगानं 154B हे नवीन चॅप्टर आल्यानुसार आपल्या कायद्यात जे बदल झालेत, जे परिवर्तन झाले, आपको जानकारी है कि 154B नया चैप्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने लाया है. इस अनुषंग से जो इलेक्शन पारित हुए 31 अगस्त के बाद उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, ये इलेक्शन लेने का 250 250 के नीचे जो गृह निर्माण सहकारी संस्था है उनका जो इलेक्शन लेने की यंत्रणा है उसके बारे में जानकारी है. इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर निवडणूक निर्णय अधिकारी अपने संस्थे का सभासद जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो फेडरेशन है उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको मान्यता दी है कि वो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर करके ऑडिटर कर सकता है. गवर्नमेंट के जो पैनल पे 2 लोग आएंगे उसके वास्ते भी ये इलेक्शन तय हो जाने वाला है. आने वाले भविष्य में मुंबई शहर में तो 235 से 36 हजार गृह निर्माण सहकारी संस्था है.
उसमें तो 80% गृह निर्माण संस्था का इलेक्शन बाकी है और ये इलेक्शन प्रोसेस करने के लिए शासन ने जो निर्णय दिया है उसमें अधीन रखे आने वाले भविष्य में मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन हो, अपना मेस्वा हो, कोऑपरेटिव सेक्टर में जो काम करने वाली सेवाभावी संस्था हो, उनके मार्गदर्शन से अपना हाउसिंग फेडरेशन का एक मुंबई का चेयरमैन करके हाउसिंग फेडरेशन के जो जो इस मूवमेंट में काम करते उनको पूरा सहयोग देने का वादा मैं करता हूँ। और सुनील प्रभु जी, रमेश प्रभु जी अपने कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं, हमारे सुनील जी ही ऐसे काम करते हैं। ये फेडरेशन के माध्यम से हमारे सीताराम राणे है, एडवोकेट विनोद संपत है, श्याम सुंदर बुबना जी है, एडवोकेट प्रकाश परब है, हमारे सचिव वडेर जी है। ये एक्सपर्ट लोग ही आपको हर टाइम मार्गदर्शन करते और आने वाले भविष्य में अपने कोविड पार्श्वभूमि में पिछले 1.5 साल इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए 80% सोसाइटी का इलेक्शन बाकी है। और मुंबई शहर में तो सबसे ज्यादा गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यह आपको ज्ञात है। और ये इलेक्शन करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ने शुरू किया है। वो फेडरेशन के माध्यम से ट्रेनिंग लेके आप रिटर्निंग ऑफिसर करके अपने सोसाइटी का इलेक्शन तय करते हैं। लेकिन वो रिटर्निंग ऑफिसर कौन हो सकता है? जिन्होंने जो आज के कमेटी में वो कमेटी का मेंबर नहीं और आने वाले इलेक्शन है उसको मेंबर के लिए खड़ा नहीं रहने वाला है, इस लोगों को ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर का ट्रेनिंग देके वो उनका सोसाइटी का इलेक्शन ले सकते हैं। और आने वाले भविष्य में ये 22-23 हजार सोसाइटी का इलेक्शन बाकी है, ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, हाउसिंग सोसाइटी के फेडरेशन से काम करने वाले लोग है, हाउसिंग सोसाइटी में काम करने वाले मूवमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उनके ट्रेनिंग लेके ये इलेक्शन अच्छा तरह से पार पड़ेगा और टेक्निकली दृष्टया आपको सहयोग मिलेगा। और आने वाले भविष्य में अभी तो वक्त कम है स्पीकर को बोलने का है और उनके और आपके बीच में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता है। और आने वाले भविष्य में जो जो आपको सहयोग लगेगा वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन से किया जाएगा, ऐसा मैं विनम्र वादा देता हूँ। इस शुभ अवसर पर मुझे बुलाया, सम्मान किया और बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं संयोजक शर्मा जी और उनको टीम को धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले भविष्य में आपका सहकारी करके जो जो सहयोग मेरे से बिल्कुल। चाहिए, विरोधी पक्ष नेता प्रवीण बाबू दरेकर से चाहिए, सरकार से भी चाहिए, वो अपन लेने का पूरा बिल्कुल। प्रयास करेगा और साथ मिलजुल के बिल्कुल। काम करेगा, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करते इधर ही रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सरकार। खूब खूब धन्यवाद, आभार। हमारे प्रकाश भाव दरेकर, जैसे उन्होंने कहा कि प्रवीण भाव दरेकर भी हो, सवाल उठाना हो हाउसिंग सहकार क्षेत्र का, तो निश्चित ही लोगों के हित में, जनहित में उठाएंगे। प्रकाश भाव दरेकर, धन्यवाद, खूब खूब आप जुड़े रहिए। हम आगे बढ़ते हुए हमारे जो युवा लेकिन एक सीनियर मोस्ट रेसिडेंट्स हैं और वो हाउसिंग सोसाइटी के हमेशा तमाम विषय उठाते हैं, श्याम सुंदर बुबना जी, जो ग्रेटर मुंबई रेसिडेंस वेलफेयर के चेयरमैन है, मैं उनको कहूंगा वो आए और स्वागत भी करें और ये जो विषय आज का इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। Respected members and participants यस सर। of the day, it is my pleasure to welcome at the occasion of this webinar on the hot subject why elections are pending in more than 30,000 housing societies in current situation. Since last 1.5 years, this webinar is organized under the banner of Mahaseva and MNS Media in coordination of Federation of Greater Mumbai Residents Welfare and invited well-known speakers, Housing Guru CA Shri Ramesh Prabhu, Chairman Mahaseva, well-known advocate Shri Vinodji Sampat in cooperative field, Shri Sitaramji Rane, Maharashtra State Housing Federation Chairman, Shri Prakash Darakar, the Chairman of Mumbai, and the advocate Shri Dattatray Bhader, Secretary to Mumbai District Housing Federation, most prominent speaker in the cooperative field. I, on behalf of the public in common, request Housing Guru C.A. Rameshji Prabhu and Advocate C.A. Vinodji to request and recommend the keynote speakers, the respected Chairman and Director of Federation of Maharashtra State Cooperative Housing Societies and respected Chairman and Secretary
of Federation of Mumbai District Cooperative Housing Society to represent jointly with Mahaseva to government of Maharashtra to abolish and discharge the powers given to authorities to take and hear the matters under bylaws number 174A, dated and published by Maharashtra State Cooperative Commissioner and Registrar, Pune, and facilitated may be the one to make grievance online as provided in other central act like Companies Act, GST Act, and other acts of direct and indirect taxes in coordination with Honorable Shri Amitji Shah and Pradhan Sevak Shri Narendra Modi, instead of personal hearing, which save time, energy, and unnecessary mental harassment of public in common. Use suggestion analysis of today in keynote speaker will be very beneficial to all of us. Let us hear the invited guest speakers, which will be great useful for all of us. Please give a applause to our invitees and request organizer Shri Sunilji Sharma, the President of Mumbai Patata Sangh, to introduce the speakers to the participants. Thanks. थैंक यू वेरी मच श्याम सुंदर बुबना जी, विनोद संपत साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका सर। विनोद संपत साहब के बारे में बता दूं कि विनोद संपत साहब ऐसे व्यक्ति हैं जिंदा दिल और बेबाक, और हमारे दो नाम मुंबई के, विनोद संपत और रमेश प्रभु, दो ऐसे नाम है दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए हाउसिंग सोसाइटी के, कि लिखकर आवाज किसी के आज पे आवाज को लिख कर लाया था कोरे कागज पर परेशानियां, लिखकर लाया था कोरे कागज पर परेशानियां, लेकिन दोस्तों ने उसे पतंग बनाकर उड़ाना सिखा दिया। ये दोस्त विनोद संपत साहब और प्रभु साहब ऐसे हैं कि ये जो भी परेशानी आप लिख के लाते हैं उसे कोरे कागज पर पतंग बनाकर उड़ाना सिखा देते हैं, मतलब उस समस्या का हल कर देते हैं। तो आगे इस विषय पर प्रकाश डाले, चैलेंजेस इलेक्शन जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विषय पर, ज्वलंत विषय पर, तो मैं इनवाइट करता हूँ विनोद संपत साहब को। प्लीज वेलकम विनोद संपत साहब। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय को स्पीकर्स सुनील जी और दोस्तों। अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो इलेक्शंस है वो क्यों इतने सारे लंबे चौड़े किए जा रहे हैं और ये करके किसका फायदा हो रहा है। मैं तो यही समझता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को कोई भी चीज दो तो कैसे आपको कंफ्यूज करने का वो उसमें पीएचडी रखती है, और उसका उत्तम नमूना है ये इलेक्शंस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आने से पहले ही इतना सिंपल प्रोसीजर था कि सोसाइटी के मेंबर इलेक्शन करे, उसमें इतना सारा लंबा चौड़ा प्रोसीजर रखना, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना, ये सब मुझे जज नहीं रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, एमएलए के इलेक्शन हो सकते हैं, उसको कोविड नहीं आता है, और सोसाइटी के लिमिटेड मेंबर्स चाहे वो जूम में मीटिंग रखे या पर्सनल मीटिंग रखे तो उसको कोई कोरोना आ जाता है। तो क्या कोरोना में भी क्या पार्शियलिटी है। और एक सिंपल सी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सारे इलेक्शंस करके इतना टाइम मनी एनर्जी वेस्ट करके सरकार को क्या मिला, कुछ नहीं, सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा एमएसडब्ल्यूए और हाउसिंग फेडरेशन और थाना फेडरेशन से कि ये चीज गवर्नमेंट को फोर्सफुली करके दे रहे कि कोई भी डिस्प्यूट हो गए आप हमारे साथ हल कीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग फेडरेशन के मेंबर है। आज मैं समझू घाट को बॉम्बे में मुश्किल से 6 ऑफिस है रजिस्ट्रार की, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के 6 रिप्रेजेंटेटिव हाउसिंग फेडरेशन के सोसाइटी को से रिप्रेजेंट करे। एमएसडब्ल्यूए का भी इंडिविजुअल मेंबर्स का बेस है, तो इंडिविजुअल मेंबर्स की ओर से एमएसडब्ल्यूए 6 ऑफिसर्स रखते हुए, और जो भी रहेगा रिटर्न आर्गुमेंट सिस्टम से जावे। और एक सिंपल चीज बोले तो जूम मीटिंग में ज्यादा करके आज आदमी उधर आके वेस्ट करता है टाइम, उसमें कुछ किसी का सॉल्व नहीं होता है, उल्टे का आदमी को गुस्सा होता है और वर्ड रखने में गवर्नमेंट का नाम जो है बिगड़ता है। मैं तो मेरे हर एक क्लाइंट को क्या कहता हूँ कि जितनी बार आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो
सोशल मीडिया में यू रिप्रेजेंट योर से हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 95% ऑफ द पीपल गोइंग टू गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ वेटिंग। टाइम का कोई कीमत ही नहीं है, और ये चीज बहुत ही बुरी चीज है हमारे देश के लिए और हमारे सब मेंबर्स के लिए, और सबसे ज्यादा अपने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से कनेक्टेड लोग के लिए। क्योंकि जब तक तुम वक्त कदर नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे कदर करेगा। आज एक एक आदमी जो है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे फ्लैट का ओनर है, और उसको क्या इस तरह से ह्यूमिलेट करके डिपार्टमेंट जो कर रहा है, तो मुझे तो ये उचित लग नहीं रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एमएलए एमपी के अपन इलेक्शंस कर सकते हैं, सोसाइटी का इलेक्शन सोसाइटी की मीटिंग में हम क्यों नहीं कर सकते, और उसके लिए ये लंबा चौड़ा फॉर्मेलिटीज क्यों होनी चाहिए। एक सिंपल जो है फॉर्मेलिटीज से इलेक्शन क्यों ना हो गए। नंबर 1 ये इलेक्शन में इतना पैसा बर्बाद होता है, जो पैसा बर्बाद होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट खुद जूम मीटिंग से ही मीटिंग क्यों नहीं करती, मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन क्यों नहीं करता। मेरा सजेशन एमएसडब्ल्यू से और हाउसिंग फेडरेशन से यही है कि 6 ऑफिस बॉम्बे में है, तो 6 ऑफिस आपके रख लीजिए और सब मेंबर्स के सोसाइटीज के और मेंबर्स के प्रॉब्लम आपके लेवल पे सॉल्व कीजिए। जो करप्शन है उसको कम करने में अपने को फोकस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली डिसिप्लिनरी एक्शन जैसी चीज ऐसी डिपार्टमेंट में बहुत कम दिखती है। अभी मैं आपको एक ताजा मेरा उदाहरण दो, आज का ही मेरा है। एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार गवर्नमेंट का जो एम्बेलन है उसके ऊपर ऑर्डर पास कर रहा है। आज ये कहाँ का इंसाफ, एक छोटा सा कॉर्पोरेट डेप्यूटी रजिस्ट्रार कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट के अपने महाराष्ट्र और इंडिया के गवर्नमेंट के लेवल में देखे ना, तो एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार डेप्यूटी रजिस्ट्रार बहुत ही छोटा सा ऑफिसर है, ही इज नॉट अ सीनियर ऑफिसर, और वो इंडियन एम्बेलन एक्ट का खुलेआम उसका मिसयूज कर रहा है और एक ऑर्डर के ऊपर एम्बेलम रखता है। आज आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओगे, आईपीसी के सब सेक्शंस के बोर्ड दिखेंगे, क्या है 2-5 करोड़ का आदमी जो परचेजर है मेंबर का, वो क्या चोर है डकैत है तो उसको ये सब सिखाना पड़े। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक टेरर के साथ आदमी को मुश्किल से जाना पड़ता है। जब अपन इलेक्शन की बात करते हैं, आज मेरे को कोई क्वेरी आई तो उसके लिए मुझे हाउसिंग फेडरेशन में जाना पड़ता है, एमएसडब्ल्यू में जाना पड़ता है, और ये लोग बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये फर्ज किसकी है, ये फर्ज है गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट की। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास एक फुल टाइम पीआरओ होना चाहिए। कोई भी मेंबर मेल भेजता है तो डिपार्टमेंट को वो मेल का जवाब देना जरूरी है, और मेंबर को 1:1 का लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। एक फुल टाइम पीआरओ होना चाहिए जिसको कोई भी आदमी कभी भी फोन पर करे और मिले। डिपार्टमेंट में अपन जाते हैं तो एक्सपीरियंस इज नॉट दैट गुड ऑफ मेनी पीपल। मुझे तो ये कहने में अतिशयोक्ति जरा भी नहीं है कि 100 में से मैं बोलूँ तो 90 आदमी को पूरा तजुर्बा है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, और उसका नाम भी उन लोग को जो है जरा भी सेटिस्फेक्शन से नहीं लेते हैं। एब्यूज ऑफ पावर बहुत ही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन का प्रोसीजर वीडियो शूटिंग कर लो, आज एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट कर ले। आज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का इलेक्शंस कैसा करना है उसमें बेशक एमएसडब्ल्यू और ये अपने हाउसिंग फेडरेशन बहुत ही अच्छा काम करते हैं, पर ये प्राइमा फेसी काम है डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट को उसके लिए बुक रिलीज करनी चाहिए कि इतना चीज करना है, इतना ये करना है इस तरह से। और हेल्प के लिए 24/7 फोन कॉल पे एक सर्विस होनी चाहिए। जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कुछ क्वेरी है तो ऑन द स्पॉट आपका क्वेरीज जो है फोन पे ही सॉर्ट आउट हो जाता है, चैट से सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा अपन इसमें क्यों ना कर सके। आप कोऑपरेटिव की वेबसाइट देखेंगे तो बरसों से उसमें कोई एंट्री नहीं होती है। नया ऑफिसर आता है 2-3 महीना काम करता है, बाकी सब पूरा कोल्ड स्टोरेज में हो जाता है। आज वीडियो शूटिंग इलेक्शन के प्रोसीजर का रख दो, कोऑपरेटिव के हर एक रजिस्ट्रार का पूरा उसमें वेबसाइट पे लगा दो, और मुझे यकीन है कि ये सिंपल चीज अपन करेंगे तो काफी प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व हो जाएंगे। डिपार्टमेंट का फोकस क्या है, सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट करना, और उसका बेस्ट एग्जांपल है रीडेवलपमेंट का। हाई कोर्ट कहती है कि हमें रीडेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के ऑफिसर की परमिशन की जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसा कौन सा रजिस्ट्रार है वो कहता है कि नहीं हमारे परमिशन तो करना लेना एकदम कंपलसरी है। वो सब कहते ही है क्योंकि उसमें अपने को मालूम है क्या कंसिडरेशंस है।
नतीजा क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर को सफर करना पड़ता है, बिल्डर को सफर करना पड़ता है, आर्किटेक्ट को सफर करना पड़ता है, एंड कंसल्टेंट्स आर एबल टू एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन। मेरा तो इतना ही कहना है, एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न, इट शुड बी वेरी वेरी सिंपल। एक पेज पे पूरा प्रोसीजर आ जाना चाहिए, और ये करना बिल्कुल मुश्किल नहीं। इरादा क्या है वो इम्पोर्टेंट है। बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मेरी राय में, एक फी रख लो, सोसाइटी और मेंबर दोनों में कुछ डिस्प्यूट हो गए, उतना फी कोऑपरेटिव कोर्ट में जमा करा दो, जो पार्टी जीतेगी उसको सामने वाले के पैसे मिल जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होता है, अपना सिस्टम ऐसा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और उसका पूरा फायदा इलेक्शन में होता है, क्योंकि इलेक्शन के मॉडलिटीज में स्टे मिलता नहीं है। आज जो प्रोसीजर है, तुम्हारा नाम गलत तरह से निकाला है कि कुछ 3 दिन के टाइम में करने का, ये सब कॉमन मैन को किधर मालूम है? आज समझो एक सिंपल मैं जाता हूँ, मैं कानून के बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ प्रोविजंस के और सेक्शंस में, पर समझो आज एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया है, सोसाइटी रिटर्निंग ऑफिसर अलाउ नहीं करता है, और मान लो देयर आर 15 कंटेस्टेंट, 15 कंटेस्टेंट, सोसाइटी 16 और रिटर्निंग ऑफिसर 17। वो जो मेंबर को डिनाई किया है, तो उसको वो 17 जन को कोर्ट में ये पार्टी करना पड़ता है रजिस्टर के पास, और ये उसके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए वो 2-4 जन को पार्टी जो कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं, या तो जो कैंडिडेट्स है सिर्फ जो रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी करता है, उसके लिए उसका केस चला जाता है, कंडे पाकर का लाइन ऑफ जजमेंट है इसके ऊपर। मेरा कहने का मतलब क्या है, यू मेक इट very very simple, and that is the best thing that is required to make this particular thing successful. With this I end my submissions. Thank you friends. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अंदाज एक नया विनोद संपत साहब का वैसा ही है, बेबाकी के साथ ही। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि विनोद संपत साहब हो, प्रकाश दरेकर साहब हो, रमेश प्रभु जी, तमाम जितने वक्ता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। मकसद विनोद संपत साहब का भी वही है, और हम तमाम लोगों का भी यही है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, मैं चाहूंगा हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले महासेवा के चेयरमैन रमेश प्रभु जी आए, बताएं, लोगों को जानकारी दें कि बेसिक लोगों में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती, तो वो बताएं। और साथ ही जो सब्जेक्ट है आज का। यस सर। सर विनोद संपत साहब ने बताया, प्रकाश दरेकर जी ने बताया, काफी सारे लोगों की क्यूरीज है कि इलेक्शंस की जो अपडेट्स होती है हाउसिंग सोसाइटी की, लेटेस्ट अभी कोरोना काल में कौन कौन सा सर्कुलर्स आया और अभी लेटेस्ट सर्कुलर्स क्या है, और ये जो चुनौतियां हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्शन को लेकर, ये किस नजर से देखते हैं सर? इलेक्शन जहां पे देखें हम कि आप निकाय के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, या देश के जो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, पुडुचेरी हो, चुनाव संपन्न हुए, सरकारें बनी, कोरोना से जरूरी चुनाव है, तो हाउसिंग सोसाइटी में भी चुनाव कितना जरूरी है, और क्या चुनौतियां अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट देख रहा है इस इलेक्शन को लेकर, रूबरू इलेक्शन को लेकर? जी सर। देखिए, पहला चुनौती ये है कि हमें इलेक्शन ऑफिसर किसको चुनना है, क्योंकि सोसाइटी में अभी तक इलेक्शंस जो होती थी तो पैनल बना के जो अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अपॉइंट होती थी गया 5 साल से। अभी लोगों को लग रहा है कि हम कैसे इलेक्शन करेंगे, रूल्स कैसा देखा जाए, इसके लिए मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट ने पैनल बनाने को शुरू किया है, तो पैनल का प्रक्रिया शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाला 1 हफ्ते के अंदर तो पैनल मिल जाएगा इलेक्शन ऑफिसर का। तो जो मेंबर्स हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्शन ऑफिसर नहीं बनना चाहते, उनके लिए पैनल बनाना बहुत जरूरी था, और वो पैनल से आप इलेक्शन ऑफिसर ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यदि इलेक्शन ऑफिसर को ये बताया गया है जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो आप इलेक्शन नहीं कर सकते, और उसके बाद आपको पता है इलेक्शन में हमेशा 2 या 3 विभाग होता है, तो ये ग्रासरूट डेमोक्रेसी होने की वजह से तो इलेक्शन ऑफिसर के ऊपर बहुत दबाव आता है, और वही सोसाइटी का मेंबर है तो उसके ऊपर और ज्यादा दबाव आता है। तो गेटिंग ए इलेक्शन ऑफिसर, उनके बाद ट्रेनिंग कराना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी पैनल जब तैयार होगा
तो मुझे लगता है ये कामकाज अच्छा होगा। दूसरा जो चैलेंज है कि अभी देखिए इलेक्शन के अंदर मेंबर मिलना वो भी एक मुश्किल है। अभी इलेक्शन रूल के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है, तो हर आदमी को जब डिपॉजिट देना पड़ता है, नॉमिनेशन देना होता है, तो ये भी एक चैलेंज होता है कि मैं इतना पैसा देके क्यों इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं। तो लोगों को इसमें भाग लेना वो भी एक मुश्किल घड़ी है। फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन भी लोगों को जागृति कर रही है, तो आने वाले दिनों में ये संभालेंगे। और कोविड का जो स्थिति है वो है, उसमें एक ही मैं आपको गाइडेंस दूंगा या लोगों को बताऊंगा। तो आप इलेक्शन का जो वक्त है, देखिए 200 मेंबर का सोसाइटी है या 100 मेंबर का सोसाइटी है, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 25 आदमी को बुलाइए। फिर ऐसे 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ऐसे हर एक घंटे घंटे में 10-10 आदमी को आप बुलाते जाइए, ताकि दिन भर आप इलेक्शन को रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वो भी एक चुनौती है ये आने वाले दिनों में, कि सबको एक ही बार 10 से लेके 1 बजे तक आप इलेक्शन रखोगे, पूरी लोग जो है 1 बजे आएंगे। वैसा न करते हुए उनको वक्त देना पड़ेगा कि सुबह 10 से लेके 11 बजे 10 मेंबर आएंगे, 1 टू 10, फिर 11 से 12 दूसरा 10 आएंगे। हालांकि वो शाम तक आते तो भी उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वोटिंग चालू है तो उनको वो वक्त के हिसाब से नहीं आता है, तो भी उनको वोटिंग का अधिकार रात शाम तक देना पड़ेगा। तो जो इलेक्शन का वक्त पहला 1 घंटा 1.5 घंटे में होता था, अभी शायद 4 घंटा या 5 घंटा रखना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा चुनौती है, लोगों को वोटिंग के लिए मजबूर करके घर से बाहर लाना। हमने देखा है कि 250 मेंबर का सोसाइटी है, मान लीजिए खाली 25-30 लोग आके वोटिंग करते हैं। जैसा आम चुनाव में 50% तो वोटिंग होती है, हाउसिंग सोसाइटी में उतना भी वोटिंग नहीं होता। तो ये वोटिंग को बढ़ाना भी, वो जो एग्जिस्टिंग कमिटी है या इलेक्शन ऑफिसर है, उनका भी एक दायित्व होता है। उसको एक इलेक्शन का माहौल बनाना पड़ेगा। और आखिर में यदि कोई आते नहीं है तो इलेक्शन होगा नहीं, अनअपोज्ड होगा। तो इलेक्शन ऑफिसर को ये अनअपोज्ड इलेक्शन में लोगों को लेकर उनका रिपोर्ट भी इलेक्शन ऑफिसर को, रजिस्ट्रार को देना होगा। इस तरह से इलेक्शन ऑफिसर के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आता है, वो निभाना भी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ट्रेनिंग लेके यदि थोड़ा सा वक्त देंगे, वो 1 महीने का इलेक्शन प्रोग्राम अच्छा तरह से कर पाएंगे। मैं उनको सबको शुभकामना देता हूँ, और इलेक्शन अच्छे तरह से हो ये भी मैं शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। प्रभु सर धन्यवाद। अभी करीबन 55 पार्टिसिपेंट है वेबएक्स पे और 160 यूट्यूब पे आपको देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि रीडेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण विषय है। जर्जर इमारत में जो लोग रहते थे और वो कोरोना के समय या कोरोना जब पिछले साल लगा उसके पहले उनकी प्रक्रिया चल रही थी और काफी सारी फॉर्मेलिटी एजीएम में उनको करवानी थी फिजिकल मीटिंग में। तो उनको लेकर बहुत सारे सवाल है, उन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है कि कोई डेवलपर चेंज करना चाह रहा, कोई एजीएम लेके आगे पीएमसी अपॉइंट करना चाह रहा, तो उस सिचुएशन में क्या आप गाइड करेंगे? देखिए सही है। मैं इतना ही उनको गाइड करूंगा, जैसा कि हमने कोऑपरेटिव कमिश्नर को भी बताया, इलेक्शन आप पोस्टपोन मत करिए। इलेक्शन शायद पोस्टपोन नहीं होगा, 1 सितंबर से इलेक्शन चालू होगा। अभी तीसरा वेव आता है, उसके बाद यदि कोई रुकावट आता है तो वो हम नहीं बता सकते, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अभी हम आते रीडेवलपमेंट को लेकर। देखिए रीडेवलपमेंट का गवर्नमेंट ने 4 जुलाई 2019 का एक सर्कुलर दिया है, नोटिफिकेशन दिया है, उस हिसाब से करना चाहिए। जहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है उनको इलेक्शन करके ही रीडेवलपमेंट के बारे में प्रक्रिया करना अच्छा रहेगा। कुछ सवाल है तो मैं कुछ सवाल चैट बॉक्स में है तो वो ले लेता हूँ। दोस्तों आज संडे है और ये जो टॉपिक है उस टॉपिक की वजह से आज सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। एक सवाल है कि Yes. विद सिलेक्शन बॉडी विदाउट इलेक्शन वी आर 50 मेंबर सोसाइटी। देखिए आपको इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, उसको ट्रेनिंग देना होगा। उसके बाद जितने भी नॉमिनेशन आता है, यदि अननोन पोस्ट है तो बिना इलेक्शन का आप अननोन पोस्ट दिखा सकते हो। लेकिन आप इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट नहीं करेंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही जनरल बॉडी में आप बोलेंगे अननोन पोस्ट होगा, ये नहीं चलेगा। आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा, और प्रक्रिया में वोटर लिस्ट बनाना, फिर रजिस्ट्रार को वोटर लिस्ट भेजना, इलेक्शन ऑफिसर को ट्रेनिंग देना, वोटर लिस्ट में सजेशन ऑब्जेक्शन लेना, ये जो प्रक्रिया है, नॉमिनेशन कॉल करना और नॉमिनेशन विड्रॉ करना, उसके बाद
पूरी अनअपोज आती है, तो मान लीजिए 6 जेंट्स का या जनरल कैटेगरी है, 6 का 6 का आता है, 2 लेडीज है, 2 लेडीज आते हैं, तो फिर अनअपोज्ड इलेक्शन हो सकता है। यदि ज्यादा कोई आता है वो पर्टिकुलर कैटेगरी में, फिर उसका इलेक्शन हो सकता प्रभु सर, एक एडवोकेट निकिता मोदी का सवाल है। वी ऑलरेडी हैव ऑर्डर ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन 2020 इन आवर फेवर with direction to 3 qualified committee in endorse sale certificate in the name deemed member, which was the done after 12 years litigation. What would be status of the order in view stay on election procedure since 2018? है। देखिए, उनका सवाल सिंपल है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2020 को एक जजमेंट दिया कि जो 3 क्वालिफाइड कमेटी मेंबर को ये बताया गया कि शेयर सर्टिफिकेट में आप डीम्ड मेंबरशिप दे दो। ये तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि जो 3 आदमी है उनको बताया गया है कि आप शेयर सर्टिफिकेट बना के दे दो। तो अभी इलेक्शन का क्या होगा? इलेक्शन देखिए, अभी 2021 सितंबर के बाद इलेक्शन खुल गया है, तो अभी इलेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई स्टेटस स्टे तो है ही नहीं है। ये 3 आदमी का जो कमिटी है, क्वालिफाइड मेंबर है, जो शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्स कर रहा है, उन लोग अभी इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके इलेक्शन कर सकते हैं। इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। 2018 से इलेक्शन स्थगित थी, लेकिन 2021 सितंबर से ये खुल गया, कोई तकलीफ नहीं। बस्तीमल जी का सवाल है, सोसाइटी का सेक्रेटरी यदि चुनाव नहीं कराए तो क्या करना चाहिए? आपको रजिस्टर पे कंप्लेन करना चाहिए। रजिस्टर अपना पैनल में से एक इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा और उसके बाद इलेक्शन करेगा। वो हो सकता है रजिस्टर ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फिर वो ऑथराइज ऑफिसर इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, उसके बाद वो इलेक्शन होगा। थैंक यू सर। सर जयंत का सवाल है, वी आर 52 मेंबर सोसाइटी, कैन वी कंडक्ट इलेक्शन एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड? देखिए, 6 अप्रैल 2021 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इलेक्शन रूल लाया है। उस रूल का हिसाब से आप अपना सोसाइटी का कोई भी मेंबर आप इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। उनको ट्रेनिंग देना होगा, और यदि आपको लगता है कि सोसाइटी का कोई मेंबर तैयार नहीं होता है, तो फिर आप पैनल में से इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। 1 महीने का प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट फाइनल करना है, फिर कैंडिडेट्स को कॉल करना है, प्रपोजल सेकेंडर होगा, उसके बाद स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन होगा, और उसके बाद आखिर में वोटिंग होगा, और वो जनरल बॉडी में उस इलेक्शन का डिक्लेयर किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है 6 अप्रैल 2021 का नियमावली में दिया है। इस तरह से इलेक्शन होगा। Yes, sir. Sir, one question are from Hariram Chaudhary. What is the last date before which election should be held in society? Can the old committee member not function after 1st November? देखिए, जिसका इलेक्शन 2018 से लेकर 2021 तक पेंडिंग है, उनको गवर्नमेंट का एक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ऐसे एक प्रावधान किया गया, उनको 6 महीने का मुदत दिया गया। मान लीजिए सितंबर 2021 का 1 सितंबर 2021 के बाद वो फरवरी 2022 तक 6 महीने के अंदर वो अपना इलेक्शन ले सकते हैं। 6 महीने का मुदत दिया है। ऐसा नहीं कि वो 1 सितंबर के बाद 2 सितंबर में इलेक्शन करना है, क्योंकि ये प्रक्रिया में टाइम लग सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको 6 महीने का मुदत दिया है। 6 महीने के अंदर उनको इलेक्शन करना है, और 6 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो सकता है। Yes, sir. सर, हरिराम चौधरी जी का ये सवाल है, कैन द ओल्ड कमिटी मेंबर्स नॉट फंक्शन आफ्टर 1st November 2021? Can develop agreement be signed by chairman and secretary with developer up to 31st October 2021? देखिए, जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक वो वैलिड कमिटी है, तो इसके लिए वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। अच्छा देखिए, क्या सोसाइटी का मेंबर अपने वोट हाँ। शॉर्ट वीडियो Short बैंक सोसाइटी के व्हाट्सएप में मेल भेजिए तो इलेक्शन वैलिड किया जाएगा। देखिए, इलेक्शन को आपको खुद आके बनाना पड़ेगा। उधर फिजिकल इलेक्शन होगा, इलेक्शन ऑफिसर बैलेट पेपर देगा, उधर उसी टाइम में होगा। वो व्हाट्सएप में वगैरह इलेक्शन नहीं होगा। हाँ, आपको कैंडिडेट को कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है, अपना ब्रोशर देना है, पैनल में करना है, वो व्हाट्सएप में वगैरह भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
Sir, suppose any appeal matter record transfer in pending with the deputy registrar office. In that case, what the member has to do? सुनीता जी का सवाल। नहीं, देखिए मेंबरशिप पेंडिंग है रजिस्ट्रार के पास, आपको ऑर्डर लेना है और हियरिंग करके देखिए, जब तक ऑर्डर नहीं आता है तब तक आपका मेंबरशिप तो होगा नहीं, इसके लिए आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा नहीं। तो यदि आपका अपील पेंडिंग है, जब तक अपील डिसाइड नहीं होगा, आपको मेंबरशिप ग्रांट नहीं होगा, तब तक आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो वही सवाल है, लास्ट डेट क्या है इलेक्शन करने का? 6 महीने का मुद्दत दिया है। 1 सितंबर 2021 से लेके 28 फरवरी 2022 तक आपको इलेक्शन करना है। लास्ट डेट ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन फॉर द पीपल हु हैव कंप्लीटेड द टर्म इज 28 ऑफ फरवरी 2022। यस, थैंक यू प्रभु सर। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटे के ऊपर हमने इलेक्शन नियमावली के ऊपर चर्चा किया है। प्रकाश दरेकर जी या विनोद संपत, श्याम सुंदर भुवना, सुनील जी और सब लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और आज का कार्यक्रम इधर समाप्त किया जाए। थैंक यू वेरी मच। यस सर, प्रभु सर खूब धन्यवाद। जो सवाल थे उनके जवाब दे पाए, साथ ही जो चुनौतियां हैं उस पर भी कुछ न कुछ सरकार तक वहां तक मैसेज पहुंचेगा। तो आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत आभार सभी का। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय भारत। ट्रांसफर ऑफ फ्लैट, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, रिकवरी ऑफ ड्यूज, रेरा व मोफा जैसे महत्वपूर्ण विषय हो या आपकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट, बेस्ट व लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं महासेवा और प्रभु एसोसिएट की एक्सपर्ट टीम से। हमारे फोन नंबर है 022 4255 1414।